आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद। क्लास 10th की बुक है। मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूँगी। चलो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये सारे एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई मुंबई में, और यहाँ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? प्रथम अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर 1905 में अरविंद्रनाथ ने भारत माता का एक चित्र बनाया था। भारत माता का चित्र बनाया। 1906 में आगा खां ए नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किसने? आगा खां ए सलीमुल्लाह ने। 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गर्म दल में हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन जो थी उसको रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1904 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेशी वापसी हुई। एक एक नंबर वाले पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसमें क्या कह रहे हैं। 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि अविरोध के चंपारण आंदोलन की। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह चलाया, और 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल कारीगरों के लिए सत्याग्रह किए। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कर दी गई। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ? तो 1918 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग का ठुकरा दिया। जो ब्रिटिश ने जो सरकार थी वो भारत के लोग क्या चाहते थे कि उनको स्वशासन हो, तो उसकी ये मांग जो थी ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर 1919 में रॉयल एक्ट जैसा काला कानून लागू कर दिया। अब काला कानून क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला हत्याकांड हुआ। जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ तो क्या हुआ? 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई। मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी किसकी? खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया? असहयोग आंदोलन, ठीक है। कि जो भारत के जो लोग हैं वो क्या करें, वो ये ब्रिटिशों को सहयोग ना दें, उनका असहयोग करें, उनके सामानों का बहिष्कार करें। ये किसने किया? महात्मा गांधी ने ये एक आंदोलन चलाया। असहयोग का क्या मतलब हुआ? मतलब सहयोग ना करना, तो वही असहयोग आंदोलन चलाया, ठीक है। तो 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 1922 में चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई, ठीक है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। किसने? 19 अगस्त 1925 को काकोरिया में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रहे थे। ट्रेन की लूटमार की गई थी, ठीक है। अब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए अब 1918 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसके विरोध में थे ना ये, इसलिए। अब 9 अगस्त 1925 को, सॉरी ये तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब बताया 8 अप्रैल 1929 को भरत सिंह व
दुर्बल 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दस ने असेंबली पर क्या गिराया, बम फेंके थे। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दस ने। अब 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडिया यात्रा आरंभ की थी। 12 मार्च को 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा शुरू कर दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने। 6 अप्रैल 1930 को दांडिया पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। किसमें? 6 अप्रैल 1930 में जब वो पहुंचे। अब 1930 में डॉ अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। 1930 में अम्बेडकर ने क्या किया? जो दलित वर्ग जो थे उनको एसोसिएशन में इकट्ठा किया, उनको संगठित किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। किसमें? 23 मार्च 1931 में। किसको? भगत सिंह और सुखदेव को। 1931 को गांधी अरविंद समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया? वापस ले लिया गया। ठीक है, 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने? महात्मा गांधी ने 1931 में, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित असफलता हाथ नहीं लगी। 1932 में महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के मध्य पुनः पैक्ट हुआ उनका। ठीक है, और 1933 में 1933 में चौधरी रहमत अली ने क्या किया कि सर्वप्रथम पाकिस्तान के जो विचार थे उन्होंने सबके सामने रखा। अब ये क्वेश्चन है हमारा और ये 2 से 3 नंबर में पूछ ले जाते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? तो अपने राष्ट्रवाद होता कौन है? सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो राष्ट्रवाद वो होता है जो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखे और एकता की भावना को रखे, वो राष्ट्रवाद कहलाता है। अब इसकी लाइनों को एक्सप्लेन करते हैं। तो राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। वही बात हुई जो मैंने अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया। ठीक है, यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र से बांधे रखती है। ठीक है, अलग अलग भाषा के होने के कारण ये नहीं है कि वो अपने भारत से, अपने देश से प्यार नहीं करते, वो प्यार उतना ही करते हैं। ठीक है, चाहे भाषा कोई सी भी हो। अब राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ था और भारत, वियतनाम जैसे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ये क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत तथा असहयोग। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव पड़ा तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियाँ। ठीक है, अब सिंपल है, आई होप आप लोग समझ में आएगा कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ तो उस पर भारत पे क्या प्रभाव पड़ा और युद्ध के बाद क्या परिस्थितियाँ हुई वहाँ की। ठीक है, तो एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हुआ। रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी हुई, जिसकी भरपाई कर्जा लेकर व करों की वृद्धि बढ़ाकर हुई।
सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया तथा आयकन अब सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया तथा आयकन शुरू कर दिया गया। ब्रिटिश सेना के लिए सिपाहियों की जबरन भर्ती हुई। ब्रिटिश सेना के लिए सिपाहियों की जबरन भर्ती हुई। सफल नष्ट हो जाने की वजह से खाद्यान्न में भारी कमी हुई। कॉमन सी बात है, जब युद्ध होगा तो सब काफ़ी चीज़ों का नुकसान होगा, तो उसमें क्या होगी, कमी होगी। फलू की महामारी तथा अकाल की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हुई। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। सत्याग्रह का विचार, ठीक है, का अर्थ क्या है, ठीक है। यह सत्य है कि अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। सत्याग्रह का था कि हिंसा पर आधारित एक नए जन आंदोलन करने का रास्ता था सत्याग्रह, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है रॉल्ट कानून 1919। रॉल्ट कानून 1919। प्रथम प्रावधान, उद्देश्य, क्यों अन्यायपूर्ण था और परिणाम क्या निकले इसके। तो मुख्य प्रावधान कि राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का वहाँ पे प्रावधान था। भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए, ठीक है। उद्देश्य कहता हूँ कि भारत की जो राजनीतिक गतिविधियाँ उनका दमन करने के लिए। और क्यों यहाँ न्यायपूर्ण था, तो भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रभाव पड़ा इससे, और भारतीय सदस्य जो भी थे, जो भारत के जो भी सदस्य थे, उनकी सहमति के बगैर ये पास किया गया था, इसलिए ये अन्यायपूर्ण था। अब इसका परिणाम क्या निकला, अब बात है परिणाम की। तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़प्पा का आयोजन हुआ। विभिन्न अलग अलग शहरों में रैली जुलूस निकले। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों का हड़ताल हुआ। दुकान बंद हो गई। स्थानांतरित नेताओं का हिरासत में ले लिया गया। स्थानांतरित जो भी नेता थे उनको हिरासत में ले लिया गया। और बैंक, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले किए गए। ये सब क्या है, इसके परिणाम निकले। रॉयल कानून 1919 में ये उसके परिणाम। अब है जालियांवाला हत्याकांड। जालियांवाला हत्याकांड की मुख्य घटना कौन सी है, ये क्वेश्चन तो पक्का 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुई थी ये घटना। सालाना वैशाखी मेले में शिरकत करने एवं कानून का विरोध प्रकट करने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जालियांवाला में एकत्रित हुई थी वहाँ पे, ठीक है। शहर से बाहर के होने के कारण वहाँ पे जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर वहाँ पहुँचे। मैदानों से बाहर निकलने के सभी रास्तों को क्या किया उन्होंने, बंद कर दिया और अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे हुआ क्या कि लाखों लोगों की मौत हो गई। अब क्वेश्चन है कि जालियांवाला हत्याकांड का प्रभाव क्या पड़ा। जालियांवाला हत्याकांड का प्रभाव, ठीक है। तो उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए थे। उत्तर भारत के बहुत सारे शहर थे, उसमें लोग क्या होते, सड़कों पर उतर आए थे। बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए थे। हड़ताल होने लगी। लोग पुलिस को मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैये से अपनाया तथा लोगों को अपमानित और आतंकित किए। किसने, सरकार ने। सत्याग्रही को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीटकर चलने और सारे साहिबों अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है। जो सत्याग्रह कर रहे थे उन लोगों के साथ ये हुआ कि उनको ज़मीन पे नाक रगड़ने के लिए और घसीट कर चलने के लिए और अंग्रेज़ों के सामने अपना सर झुकाने के लिए, उनको सलाम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। लोगों को कोड़े मारे गए तथा
लोगों को कोड़े मारे गए तथा लोगों को कोड़े मारे गए तथा गुजरावाल पंजाब के गांवों पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने रॉयल सत्याग्रह वापस ले लिया। अब टॉपिक आता है कि खिलाफत का मुद्दा क्या था। तो खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो ओटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी और ये अफवाह फैल गई थी कि अब हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी और ये अफवाह फैल गई थी कि तुर्की एक अपमानजनक संधि थोपी गई है। किस पे? तुर्की के ऊपर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। इसलिए खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? ये टॉपिक पॉइंट आता है कि महात्मा गांधी ने आखिर खिलाफत का मुद्दा उठाया ही क्यों। तो रॉयल सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। उन्होंने विश्व का खड़ा करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप मतलब करीब लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का मुद्दा। अब हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुए क्यों और उनके चरण क्या क्या थे? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के क्यों हुआ वो? तो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के असहयोग से हुई थी। अब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई थी? भारतीयों की सहयोग से हुई थी। वही लोग तो उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, उनके सहयोग से हुई थी। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लेते, उनकी मदद नहीं करते, उनको सहयोग नहीं करते, तो ब्रिटिश शासन रह जाता। ठीक है, नहीं होता। असहयोग आंदोलन के अब चरण क्या कहते? तो सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटाना, सरकारी नौकरी, सेना, जो सरकार के द्वारा जो दी गई थी पदवियां कि सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है, व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस अधिवेशन कौन कौन से थे? तो ये रहा हमारा टॉपिक। तो सितंबर 1920 में असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा दी गई। ठीक है, असहयोग पर स्वीकृति दी गई किस पर? अन्य नेताओं के द्वारा। और दिसंबर 1920 में स्वीकृति पर मोहर लगाया गया तथा इसकी शुरुआत की गई। विभिन्न सामाजिक समूह जिन्होंने भाग लिया था, शहरों में मध्य वर्ग, विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, ग्रामीण इलाकों में किसान, आदिवासी, बागानों के मजदूर, इन सब ने क्या किया था? इसमें पार्टिसिपेंट किया था। तो आंदोलन के दौरे लक्षण। ठीक है, अब आंदोलन के दौरे लक्षण। तो स्वराज की प्राप्ति। दौरे लक्षण में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये लोगों ने पार्टिसिपेंट जो किया था ये आंदोलन में, तो इन सबका अपना अपना एक मतलब था। सबकी मांग एक ही नहीं थी, सबकी अलग अलग मांग थी, जिसके वजह से इन लोगों ने पार्टिसिपेंट किया था। ठीक है, तो आंदोलन के दोहरे लक्षण। ठीक है, तो स्वराज की प्राप्ति के लिए, ठीक है, और खिलाफत के मुद्दों को समर्थन, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता की जा सके, हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसे वापस लाई जा सके। इसलिए अब आंदोलन की समाप्ति। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि चोरी चारा में हिंसा घटना हुई। अब हमारा टॉपिक है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं लगाएंगी। जब आंदोलन हुए तो उनके भीतर अलग अलग धाराएं लगाई गई। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक जितने भी वर्ग थे सबकी अपनी अपनी एक आकांक्षाएं थी। ठीक है, सबका एक मतलब नहीं था, अलग अलग मतलब था उनका। सभी के लिए स्वराज का अर्थ अलग अलग था। प्रत्येक सामाजिक समूह ने
आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब क्या समझा था कि एक ऐसा युग आएगा जिसमें हमारे सारे कष्ट, हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर अब बढ़ते हैं। ठीक है, अब है असहयोग आंदोलन की समाप्ति से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने तक की सारी मुख्य घटनाएं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, फरवरी 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हुए। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी जनवरी 1923 का गठन हुआ ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सके वो लोग। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पादन की कमी में भारी गिरावट हुई। ठीक है, आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पादन में काफी ज्यादा गिरावट हुई। 1930 तक ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल हुए और 1927 में ब्रिटेन ने साइमन कमीशन का गठन किया ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन करना 1928 में हुआ और 1929 में लॉर्ड अरविंद द्वारा डेमोनियम स्टेट्स का ऐलान हुआ था। डेमोनियम स्टेट का ऐलान हुआ था किसमें, 1929 में। कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्रार व आक्रामकता तेवर वाले नेताओं का उदय हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में फिर से स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्रार नेताओं द्वारा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब ये जो पॉइंट है, ये असहयोग आंदोलन की समाप्ति से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू होने तक की मुख्य घटना है। तो ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक नंबर में ही पूछी जाती है और इसमें से तो आएगा नहीं। ठीक है, और बाई चांस एक दो आ गया तो आप लिख देना, क्योंकि मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। बाकी असहयोग जो आंदोलन है, इसकी धाराएं, इसका परिणाम, इसके मुख्य घटना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है, नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन जो 1930 में हुई थी। पृष्ठभूमि क्या थी, ठीक है, और वहाँ पे क्या क्या मांग रखे गए थे। तो जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 मांग रखी थी। किसने, महात्मा गांधी ने। यह मांग उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने की थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग कौन सी थी कि नमक पर जो कर लगाए गए हैं उसे खत्म किया जाए, क्योंकि जो नमक है वह गरीब और अमीर सभी लोग खाते हैं। इसलिए लॉर्ड अरविंद इसमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे, कोई भी मांग वो मान नहीं रहे थे। अब 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत हुई। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। किसने, महात्मा गांधी ने अपने हाथों से नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो उससे पहले कौन कौन सी ये सारी घटना उससे पहले की हुई कि महात्मा गांधी ने किससे, लॉर्ड अरविंद से मांग की थी, तो उन्होंने उनकी मांग को ठुकरा दिया और सबसे मेन मांग आ गई थी कि नमक पर जो कर लगाया गया उसको हटा दिया जाए, तो उन्होंने सभी मांगों को ठुकरा दिया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो फिर महात्मा गांधी ने कहा कि खुद से नमक बनाया और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का मेन पॉइंट क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा, तो वहाँ का मेन पॉइंट है नमक। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मेन पॉइंट है नमक। अब पॉइंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुए थे उसकी मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो देश के विभिन्न हिस्से में नमक कानून का उल्लंघन हुआ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार का क्या मतलब है,
उनको छोड़ा गया। विदेशी जो भी वस्तुएं थी, जो ब्रिटिश की वस्तुएं थी, उनको ठुकराया गया, उनको छोड़ दिया गया। शराब की दुकानों पे पिकेटिंग की गई, उसको बंद किया गया, वहाँ पे पिकेटिंग की गई। वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के प्रतिक्रियाएं, ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? तो कांग्रेस नेताओं का हिरासत में ले लिया। किसने? ब्रिटिश सरकार जी थी, वो कांग्रेस के जो भी नेता थे उनको हिरासत में ले लिया। निर्मम दमन चलाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहों पर आक्रमण किए। जो शांति से जो सत्याग्रह चल रही थी उस पर आक्रमण किया उन्होंने। महिलाओं और बच्चों की पिटाई भी की। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए, काफ़ी लोग। ठीक है, आंदोलन में भाग लेने वाले। अब आंदोलन में भाग लेने वाले लोग कौन कौन से थे? ठीक है, तो अमीर किसान, ठीक है, उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। क्यों? क्योंकि ऊंचे लगान के विरोध में। सबका अलग अलग मतलब बनता है आंदोलन में भाग लेने का। तो जो अमीर किसान थे उन्होंने भाग क्यों लिया? क्योंकि ऊंचे लगान के विरोध में उन्होंने भाग लिया था उसमें, कि ऊंचे लगान के विरोध में उन्होंने भाग लिया था। गरीब किसान ऊंचा भाड़ा तथा ऊंचा लगान के लिए। व्यावसायिक वर्ग औपनिवेशिक सरकार की व्यावसायिक नीतियों के खिलाफ उन्होंने लिया। महिलाएं महात्मा गांधी के प्रेरित होकर ली थी। महिलाओं ने वहाँ पे पार्टिसिपेट क्यों किया? क्योंकि वो महात्मा गांधी से प्रेरित हुई थी और कुछ स्थानों पर मजदूर भी थे। ठीक है, यह कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन में लक्ष्य स्वराज, इस बार पूर्ण स्वराज। ठीक है, असहयोग आंदोलन में लक्ष्य क्या था? कि स्वराज। और फिर जब अब हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसमें क्या लक्ष्य था? कि पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में कानून को तोड़ना शामिल है। पहले नहीं था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है ना, तो इसमें क्या है? कानून का उल्लंघन किया जाए, उनके कानूनों को तोड़ा जाए। अब सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हो रहे थे उसकी सीमाएं क्या थी? कि अनुसूचित वर्ग की भागीदारी नहीं थी। अनुसूचित जो वर्ग थे उनकी भागीदारी इसमें नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों में अनदेखी कर रही थी। इनके हितों को क्या कर रही थी? अनदेखी कर रही थी। अब मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। ठीक है, और दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। इसलिए इसमें हुआ क्या था? कि सबको पार्टिसिपेंट, अनुसूचित जो वर्ग थे उनको इसमें भाग नहीं लेने दे रहे थे, मना कर दिया था उनको। अब हमारा टॉपिक क्या है? सामूहिक अपनेपन का भाव। ठीक है, सामूहिक अपनेपन का भाव। वह कारक जिन्होंने भारतीय लोगों की में सामूहिक अपनेपन का भाव को जगाया तथा भारतीय लोगों को एक किया, वो कौन कौन से कारक थे? ठीक है, तो चित्र व प्रतीक। पहले चित्र आ रहा है, तो भारत माता का जो प्रथम चित्र बनाया, किसने? छवि बनाई, बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई थी। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिल रही थी। ठीक है, लोक कथाएं, लोगों ने अलग अलग कथाएं कही थी कि राष्ट्रवादी धूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगी। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति व सही तस्वीर पेश कर रही थी। ये जो ये जो लोक कथाएं थी कर रही थी, तथा अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा अतीत में गौरव का भाव पैदा कर रही थी। अब चिन्ह कौन कौन से थे? अब बात आती है चिन्ह की। उदाहरण के तौर पे झंडा। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा आया जो हरा, लाल और पीला था। ठीक है, जिसमें 8 कमल थे। 1921 तक आते महात्मा गांधी ने भी सफ़ेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया था। वहाँ के चिन्ह थे। इतिहास की पूर्वव्याख्या। ठीक है, अब इतिहास की पूर्व व्याख्या करते हैं, पुनर्व्याख्या करते हैं उनकी, फिर से उनकी व्याख्या करते हैं, किसके? इतिहास की।
तो बहुत से भारतीय समूह एक सेकंड। अब क्या हुआ था कि बहुत सारे भारतीय जो समूह थे वो ये कह रहे थे करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए, लोगों में राष्ट्र के प्रति जो गर्व की जो भावना है उसको जगाने के लिए क्या करना चाहिए कि भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए, बाकी भारतीय वर्ग का अनुभव कर सके, ताकि लोग इसका अनुभव कर सके। ठीक है, गीत जैसे वंदे मातरम, ठीक है, गीत जैसे वंदे मातरम हो। 1817 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा था मातृभूमि की स्तुति के रूप में। यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा चैप्टर मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया भी। ये चित्र एक नंबर वाले क्वेश्चन ही ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं पेपर में। ठीक है, देख सकते हो आप। ये 2, 3 और 5 अंक वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इसमें आ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, इसको आप पढ़ के जाएं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, इसको तो पक्का पढ़ लेना। और अगर तुम्हें इनमें से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये बस ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसमें पैराग्राफ भी आता है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए।